देखिए आपके जेई मेन 2021 18 मार्च फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, a ring of mass m radius r is rotating with an angular speed omega naught if two equal masses of mass m are placed gently on two diametrically opposite ends of the ring, then find angular speed of the system। तो आपको दिया हुआ है एक रिंग है जो कि रोटेट कर रहा है, इनिशियली ओमेगा नॉट इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियली, और इसका मास m है। और आप क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स लाके जेंटली प्लेस कर देते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका भी मास m है, और आपको निकालना है इसका जो एंगुलर स्पीड हो जाएगा आफ्टर प्लेसिंग द मासेस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास m का रिंग है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा नॉट दिया हुआ है, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li इनिशियल इज इक्वल टू I ओमेगा नॉट, I इज mr स्क्वायर, सो mr स्क्वायर ओमेगा नॉट। अब ये दोनों मासेस प्लेस करने के बाद में आपके पास में जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों मासेस भी जो एक्सिस है उससे r डिस्टेंस पर ही है, तो इनके रेस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शियाज भी mr स्क्वायर होंगे। सो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर ओमेगा डैश आपको मिल जाएगा आफ्टर कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम Li इज इक्वल टू Lf, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल है, सो ओमेगा डैश कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट बाय 3। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपके पास में ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलिजन का है एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप देखें, आपको एक मास दिया हुआ है 10 kg का, विच कोलाइड्स विद अनदर मास 20 kg विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो आपका एक मास है 10 kg का, चल रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जाके कोलाइड करता है एक दूसरे मास से जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड आफ्टर कॉलिजन जो फर्स्ट मास है 10 kg का वो रेस्ट पे आ जाता है, और जो सेकंड मास है इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट्स ईच ऑफ इक्वल मास 10 kg, जिसमें से एक जो आपका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने लग जाता है, और दूसरा जो है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वेलोसिटी आपकी v2 लेते हुए ये चलने लगेगा। फर्स्ट वाला है वो रेस्ट पर आ जाता है, सो द फर्स्ट पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। Now you have to find out what will be the velocity of the first part of 20 kg mass, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो देखें x और y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करना है आपको। इनिशियली जो आपका पार्टिकल है ये तो रेस्ट पे था, ये चल रहा था आपका इस डायरेक्शन में, या मैं बोलूं अगर इसको x और इसको y बोल देते हैं तो x डायरेक्शन में चल रहा था। मोमेंटम इसका कितना रहेगा इन x डायरेक्शन, मास इंटू वेलोसिटी, सो 10 इंटू 10 प्लस इसका कोई वेलोसिटी नहीं है सो 0, एंड फाइनली जब ये रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम कंट्रीब्यूशन x डायरेक्शन में 0 है। ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है y में, तो इसका भी x डायरेक्शन में मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन 0 है। और जो सेकंड पार्टिकल है 10 kg वाला, इसका अगर आप x कंपोनेंट ले लेते हैं वेलोसिटी का, सो इफ दिस इज v2, दिस इज गोइंग टू बी v2 cos 30 डिग्री। सो आपको अगर इसका x डायरेक्शन में मोमेंटम बताना है, देन मास इज 10 kg और इसका जो वेलोसिटी है इट इज v2 cos 30। So after conserving momentum in the x direction, initial momentum 10 into 10, final momentum 0 plus 10 into v2 cos 30। So आप यहाँ से बड़ी आसानी से v2 का वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। जो आपका y डायरेक्शन है इसमें इनिशियली देयर वाज नो मोमेंटम, आपके पास में कोई मोमेंटम नहीं था। टकराने के बाद में जो ये वाला पार्टिकल है फर्स्ट पार्ट, ये v3 वेलोसिटी लेके y डायरेक्शन में चलने लगा है, एंड जो सेकंड पार्टिकल है इसका भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो आपको y में मिल रहा है, नेगेटिव y में, विच कैन बी रिटन एज v2 sin 30 डिग्री। तो ये v2 sin 30 और ये v3 से ऊपर जा रहा है। इनिशियली अगर आपके पास में y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था तो फाइनली भी y डायरेक्शन में नेट मोमेंटम 0 रहेगा, देयरफॉर दोनों के मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सो अगर आप इसको इक्वेट कर देते हैं आपको मिल जाएगा y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हुए 10v3 should be equal to 10v2 sin 30। v3 का वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं 10/√3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास में SHM से है। A particle undergoing SHM of angular frequency omega is at its mean position initially and then you have to find the time taken by the particle when it reaches half the amplitude। एक पार्टिकल है मीन पोजीशन से चल रहा है, ए एम्पलीट्यूड का SHM कर रहा है।
आपको बताना है कितनी देर में a/2 एम्पलीट्यूड के a/2 तक ये पहुंचने वाला है। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे देखिए फेजर, अगर ये इनिशियली मीन पोजीशन से इसने चलना शुरू किया था और t टाइम बाद में जो भी आपको t निकालना है उसके बाद में अगर ये a/2 पर है तो इसने मान लेते हैं फेजर में एंगल थीटा कवर किया होगा। नाउ अगर ये एंगल थीटा है, दिस एम्पलीट्यूड ये आपको a मिलेगा। सो ये वाला जो है a/2 यू कैन इजीली सी a sin थीटा शुड बी इक्वल टू a/2, तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास में देगी हाफ। अगर sin थीटा हाफ है दैट मींस जो आपके फेजर में पार्टिकल, जो आपका फेजर जो एंगल कवर कर रहा है a/2 के मोशन में, वो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में थीटा इज इक्वल टू π/6। सो अब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ओमेगा दिया हुआ है, सी ओमेगा इज गिवन, टाइम निकालना है आपके पास में, एंगल कवर्ड है π/6, सो t इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, सो π/6 ओमेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपेसिटेंस से है। A capacitor of capacitance C is given initially in which a dielectric of dielectric constant K equal to 10 and width half of the distance between capacitor plates is inserted, then find capacitance of this system। देखिए एक कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनिशियली C है। अब आपसे बोला गया है कि अगर हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस आपके कैपेसिटर के प्लेट्स के इनिशियल डिस्टेंस का हाफ है, उसको अगर हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है आपका 10, देन इस नए सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए बड़ा आसान है, आपके पास में आप मान लीजिए एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स जो है वो a है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। सो कैपेसिटेंस जो इसका c क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप बड़ी आसानी से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d लिख सकते हैं। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ऑफ प्लेट्स a एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू d। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, तो उसका न्यू कैपेसिटेंस जो है आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लेट दिस बी c डैश। तो आपको c डैश का वैल्यू बताना है, बहुत आसान है। देखिए ये c डैश जो है आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, नाउ दिस सिस्टम फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये दोनों जो है आपके पास में दो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज कैपेसिटेंसेस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको पता है 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। नाउ हियर 1/c1 बिकॉज आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है k का, सो आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाता है। सो देयरफॉर डिस्टेंस d/2 है, सो k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डिस्टेंस जो है वो d/2। और जो दूसरे पोर्शन का कैपेसिटेंस है, दूसरे पोर्शन का कैपेसिटेंस 1/एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, यहाँ पे एयर है या जो भी फ्री स्पेस है आपके पास में, यहाँ पे हम k नहीं लगाएंगे। ऑन फर्दर सॉल्विंग आप c डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, c 2k अपॉन k प्लस 1। तो ये आपके पास में जो है रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा नए कैपेसिटेंस का। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि आपके पास में अगर कोई आइडियल गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड रखता है। सो देखिए मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको मालूम है कि फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल द एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ kT। सो यही आपका आंसर होगा हाफ kT। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जो कि दो प्रोसेसेस से साइमल्टेनियसली डिके कर सकता है, जिनके हाफ लाइफ गिवन है T1 और T2। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट हाफ लाइफ कितना होगा। अब देखें अगर एक से ज्यादा मोड से अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके करता है और उनके डिके कांस्टेंट्स हमको मालूम है λ1 और λ2, तो जो दोनों प्रोसेसेस से अगर साइमल्टेनियस डिके हो रहा होता है तो उसका इक्विवेलेंट लैम्डा जो होता है, इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट, आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं λ1 प्लस λ2। और हमको पता है कि डिके कांस्टेंट और जो आपका हाफ लाइफ है उसके बीच में रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये 0.963 ln2 है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पे आप लैम्डा को सब्सटीट्यूट करते चलेंगे, 0.693 अपॉन टी इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.693 अपॉन T1 प्लस 0.693 अपॉन T2। सारे 0.693 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो ऑन फर्दर सॉल्विंग T इक्विवेलेंट विल बिकम इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रिवर मैन प्रॉब्लम से है। अ मैन हैविंग 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इन स्टिल वाटर स्टार्ट्स स्विमिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। जो आपका रिवर फ्लो कर रहा है उससे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपका मैन जो है वो स्विम करना शुरू करता है, जिसकी वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको दिया हुआ है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि अगर वो जीरो ड्रिफ्ट लेते हुए
अगर जीरो ड्रिफ्ट लेते हुए वो सामने वाले शोर पे पहुंच जाता है, यानी कि वो जो डायरेक्टली पहुंचेगा वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिवर वेलोसिटी। अभी देखें आप, जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन आपको मालूम है कि अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री बनाते हुए चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो रिवर वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा, और जो इसका रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो इसको रिवर क्रॉस करवा रहा होगा। तो यहां से देखें ये कंपोनेंट अपन आसानी से निकाल सकते हैं, दिस इज 30, दिस इज गोइंग टू बी 60, दिस इज 10 cos 60 या 10 sin 30, एंड 10 sin 30 इज इक्वल टू VR, सो VR विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, जो आपका रिवर वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the distance between the first and the third maxima in a Young's double slit experiment in which distance between the slits is 0.5 millimeter, और जो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का वैल्यू आपको बताया हुआ है, आपको डिस्टेंस बताना है फर्स्ट और थर्ड मैक्सिमा के बीच में। तो देखें, मान लेते हैं कि ये आपका जो है YDAC का अरेंजमेंट है, सामने आपको स्क्रीन दी हुई है, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D भी गिवन है, जो आपके स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d वो भी गिवन है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पे, और फर्स्ट मैक्सिमा मान लेते हैं यहाँ पे है, सेकंड मैक्सिमा यहाँ पे है, थर्ड मैक्सिमा यहाँ पे, तो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आता है आपका फ्रिंज विड्थ बीटा। यहाँ पे आपसे पूछा है फर्स्ट और थर्ड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला, तो ये आपके पास में कितना मिलेगा आपको 2 बीटा। अब अगर आप बीटा निकाल सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो बीटा आपके पास में कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस इज द फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर विद डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मेलिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन द ड्रॉप। देखें ये आपसे क्या कर रहा है कि अगर आपके पास में एक ड्रॉप है जिसमें आपने कुछ एडिशनल चार्ज डाल रखा है, लेट्स से Q, एंड दिस Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Ne, ये नेगेटिव आपको बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, और आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कर रखा है अगर, तो इसके mg को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा उससे अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। सो QE फोर्स जो है वो mg को अगर बैलेंस कर रहा है, QE इज इक्वल टू mg, Q जो आपका नेट चार्ज है इट इज इक्वल टू माइनस जो आपका Ne है, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो Ne, सो Ne, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, n का वैल्यू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, if the electron in a hydrogen atom is replaced by a muon whose mass is 207 times the mass of electron, then find ionization energy। देखें अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दो म्यूऑन से, म्यूऑन जो है वो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है जिसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, लेकिन उसका मास जो है वो यहाँ पे 207 टाइम्स दिया हुआ है, ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दे म्यूऑन से, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि कितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे एक एटम को जिससे उसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, वो कितना होगा। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास में फॉर्मूला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Z स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, और हाइड्रोजन है दैट्स व्हाई Z विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखें इस पूरे फॉर्मूले में जो मास का डिपेंडेंस है Me, इसकी जगह अगर आप म्यूऑन का मास रखते हैं देन मास विल बिकम 207 Me। तो अगर आप यहाँ पे Me की जगह म्यूऑन का मास सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 207 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, देयरफॉर जो टोटल आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कितनी हो जाएगी 207 टाइम्स, सो माइनस 2815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप इसको 2815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई कर देते हैं तो आपका जो म्यूऑन है वो आयोनाइज हो जाएगा, जो आपका एटम है वो आयोनाइज हो जाएगा। थैंक यू।